हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। हम आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। 7 फरवरी 2026 में जो सीटेट का पेपर हुआ था, उसके जो बाल विकास के प्रश्न हैं उनको हम लोग देखेंगे। बाल विकास का पहला प्रश्न था, अभिकथन। खराब लेखन क्षमता वाले छात्रों को अक्सर उनके शिक्षकों द्वारा बौद्धिक रूप से अक्षम के रूप में चित्रित किया जाता है। कारण था, शिक्षकों में अंतर्निहित पूर्वाग्रह होते हैं और छात्रों के सीखने के व्यवहार के बारे में धारणा रखते हैं जो छात्रों के विकास को प्रभावित कर सकते हैं। विकल्प है इसके 4। पहला विकल्प है इसका, ए सही है लेकिन आर गलत है। दूसरा, ए और आर दोनों गलत हैं। तीसरा विकल्प है, ए और आर दोनों सही हैं तथा ए की आर सही व्याख्या करता है। चौथा विकल्प है, ए और आर दोनों सही हैं लेकिन ए की आर सही व्याख्या नहीं करता है। इसमें दोनों ही कथन सही हैं। इसका सही विकल्प है तीसरा, ए और आर दोनों सही हैं तथा ए की आर सही व्याख्या करता है। अगला प्रश्न है 2 नंबर प्रश्न। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कक्षा में विविधता को बढ़ावा देने के लिए एक तरीका नहीं है। पहला विकल्प है, विद्यार्थियों की पृष्ठभूमि और संस्कृतियों के आधार पर पूर्वाग्रह के अनुकूल व्यवहार करना। दूसरा है, अलग अलग पृष्ठभूमि और संस्कृतियों के व्यक्तियों के साथ बातचीत करने के लिए विद्यार्थियों को अवसर प्रदान करना। तीसरा है, पाठ्यक्रम में विभिन्न दृष्टिकोणों और अनुभवों को शामिल करना। चौथा है, विद्यार्थियों को उनकी अनूठी पहचान और संस्कृतियों को व्यक्त करने के लिए प्रोत्साहित करना। इसका जो सही विकल्प है पहला। अगला प्रश्न 3 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से अधिगम अक्षमता और इसके कारण होने वाली चुनौती का सही मेल कौन सा है। पहला, पठन वैकल्य संख्याओं और अंकगणिती संक्रियाओं की सीखने की क्षमता को प्रभावित करता है। दूसरा, गति समन्वय वैकल्य जो है ठीक से देख सुन व बोल पाने की क्षमता को प्रभावित करता है। तीसरा, गुणज वैकल्य जो है पढ़ने की क्षमता और भाषा प्रसंस्करण कौशल को प्रभावित करता है। चौथा, लेखन वैकल्य सूक्ष्म पेशी कौशल और बटनी को प्रभावित करता है। इसका जो सही विकल्प है चौथा। अगला प्रश्न है 4 नंबर प्रश्न। चौथा प्रश्न है, स्वलीनता से जूझ रहे विद्यार्थियों को आसानी होती है। पहला है, परिचित और पूर्वानुमेय दिनचर्या का पालन करने में। दूसरा है, गतिविधियों के बीच तेजी से बदलाव करने में। तीसरा, अजनबियों के साथ संवाद करने में। चौथा है, बातचीत के दौरान आंखों का संपर्क स्थापित करने। इसका जो सही विकल्प है पहला, परिचित और पूर्वानुमेय दिनचर्या का पालन करने में। अगला प्रश्न है 5 नंबर प्रश्न। प्रश्न है, प्रतिभाशाली बच्चों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। पहला विकल्प है, प्रतिभाशाली बच्चे विशेष क्षमताओं और सामर्थ्य के साथ पैदा होते हैं जिन्हें विकसित करने की आवश्यकता होती है। दूसरा विकल्प है, प्रतिभाशाली बच्चों में जिज्ञासा की भावना कम होती है और उनकी कल्पना शक्ति भी कमजोर होती है। तीसरा विकल्प है, बच्चे विभिन्न स्तरों पर प्रतिभाशाली हो सकते हैं और कुछ में किसी प्रकार की अक्षमता भी हो सकती है। चौथा विकल्प है, बच्चे एक से अधिक प्रकार की बुद्धि में प्रतिभाशाली हो सकते हैं। इसका जो सही विकल्प है दूसरा। अगला प्रश्न 6 नंबर प्रश्न है। प्रश्न है, विद्यार्थियों द्वारा स्वयं का त्रुटि विश्लेषण।
पहला है विकल्प इसका अधिगम प्रक्रिया में एक निरर्थक गतिविधि है। दूसरा विकल्प है विद्यार्थियों के लिए अधिगम को स्मृति में बनाए रखने में सहायता प्रदान करता है। तीसरा है विद्यार्थियों की समझ में और अधिक फासला पैदा करता है। चौथा विकल्प है विद्यार्थियों के अधिसंज्ञानात्मक कौशलों में बाधा डालता है। इसका जो सही विकल्प है दूसरा, विद्यार्थियों के लिए अधिगम को स्मृति में बनाए रखने में सहायता प्रदान करता है। अगला प्रश्न है 7 नंबर प्रश्न। 7 नंबर प्रश्न है घोषणात्मक ज्ञान और प्रक्रियात्मक ज्ञान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला विकल्प है प्रक्रियात्मक ज्ञान आमतौर पर कार्यविधि उन्मुख होता है। दूसरा, प्रक्रियात्मक ज्ञान किसी चीज के बारे में तथ्यात्मक ज्ञान बताता है। तीसरा, घोषणात्मक ज्ञान इस बात पर जोर देता है कि कोई चीज कैसे करनी चाहिए। चौथा विकल्प है घोषणात्मक ज्ञान को विश्लेषणात्मक ज्ञान के रूप में भी जाना जाता है। इसका जो सही विकल्प है पहला, प्रक्रियात्मक ज्ञान आमतौर पर कार्यविधि उन्मुख होता है। अगला प्रश्न है 8 नंबर प्रश्न। प्रश्न में है जिन विषय वस्तुओं को मौजूदा संज्ञानात्मक संरचनाओं के विस्तार या संशोधन की आवश्यकता होती है उन्हें सीखने में समय लगता है और वे कितनी अवधि के लिए स्मृति में बने रहते हैं। इसका पहला विकल्प है कम कम, दूसरा है कम लंबी, तीसरा विकल्प है लंबा लंबी, चौथा है लंबा कम। इसका जो सही विकल्प है तीसरा, लंबा लंबी, यानी जिन विषय वस्तुओं को मौजूदा संज्ञानात्मक संरचनाओं के विस्तार या संशोधन की आवश्यकता होती है उन्हें सीखने में लंबा समय लगता है और वे लंबी अवधि के लिए स्मृति में बने रहते हैं। अगला प्रश्न है 9 नंबर प्रश्न है कथन और कारण से। कथन है इसमें शिक्षकों को बच्चों को ऐसे प्रश्नों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए जैसे कि मेरा सीखने का लक्ष्य क्या है और वहां पहुंचने के लिए मुझे क्या करने की जरूरत है। कारण है इसमें जब छात्र समझते हैं कि उनके काम के प्रदर्शन का आत्म मूल्यांकन कैसे किया जाए तो वे इस समझ का उपयोग खुद को सीखने और अपनी प्रगति में मदद करने के लिए कर सकते हैं। 4 विकल्प है। पहला विकल्प है ए सही है लेकिन आर गलत है। दूसरा विकल्प है इसका ए और आर दोनों गलत हैं। तीसरा विकल्प है ए और आर दोनों सही है तथा ए की आर सही व्याख्या करता है। चौथा विकल्प है ए और आर दोनों सही है लेकिन ए की आर सही व्याख्या नहीं करता है। इसका जो सही विकल्प है तीसरा, ए और आर दोनों सही हैं और ए की आर सही व्याख्या करता है। अगला प्रश्न है 10 नंबर प्रश्न। 10 नंबर प्रश्न है अधिगम के निर्देशित खोज आधारित उपागम में पहला विकल्प है शिक्षार्थियों को स्वयं के लिए ज्ञान की रचना करने के अवसर प्रदान किए जाते हैं। दूसरा, शिक्षक एक तानाशाह के रूप में कार्य करता है और शिक्षार्थी श्रोताओं के रूप में कार्य करते हैं। तीसरा है शिक्षक द्वारा किसी भी प्रकार के हस्तक्षेप के बिना शिक्षार्थियों को उनके हाल पर छोड़ दिया जाता है। चौथा है किसी पूर्व योजना या पूर्व ज्ञान की आवश्यकता नहीं होती है। इसका जो सही विकल्प है पहला, शिक्षार्थियों को स्वयं के लिए ज्ञान की रचना के अवसर प्रदान किए जाते हैं। अगला प्रश्न 11 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति बच्चों में वैचारिक समझ विकसित करते समय प्रभावी नहीं है। पहला विकल्प है विद्यार्थियों से अपने स्वयं के उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए कहना।
दूसरा है विद्यार्थियों से परिभाषा को ज्यों का त्यों याद करने के लिए कहना। तीसरा, विभिन्न संदर्भों में उदाहरणों की एक विस्तृत श्रृंखला प्रस्तुत करना। चौथा है अवधारणा क्या नहीं है यह दिखाने के लिए गैर उदाहरण प्रस्तुत करना। इसका जो सही विकल्प है दूसरा। अगला प्रश्न है 12 नंबर प्रश्न। एक सक्रिय माध्यमिक विद्यालय कक्षा जिसके सैद्धांतिक सिद्धांतों पर स्थापित की जानी चाहिए। पहला विकल्प है सामाजिक रचनावाद, दूसरा मनोविश्लेषण, तीसरा व्यवहारवाद, चौथा है मनोगत्यात्मकता। इसका जो सही विकल्प है पहला सामाजिक रचनावाद। अगला प्रश्न है 13 नंबर प्रश्न। कथन और कारण से दिया गया है। कथन है इसमें सहानुभूति यह समझने की योग्यता पर निर्भर करती है कि दूसरों की भावनाएं हैं और उनकी भावनाओं के अनुमान के लिए। कारण है इसमें भावनाएं और संज्ञान एक दूसरे से संबंधित नहीं है। 4 विकल्प हैं। ए सही है लेकिन आर गलत है, दूसरा ए और आर दोनों गलत हैं, तीसरा विकल्प है ए और आर दोनों सही हैं तथा ए की आर सही व्याख्या करता है, चौथा विकल्प है ए और आर दोनों सही हैं लेकिन ए की आर सही व्याख्या नहीं करता है। इसका जो सही विकल्प है पहला ए सही है लेकिन आर गलत है। अगला प्रश्न 14 नंबर प्रश्न है। एक माध्यमिक स्कूल शिक्षक छात्रों को रणनीति स्वप्रेरित शिक्षार्थी बनने में किस प्रकार सक्षम बना सकता है। पहला, पाठ्य पुस्तक में दिए गए प्रश्नों के उत्तर अच्छी तरह से लिखवाकर, दूसरा है सत्र के अंत में वस्तुनिष्ठ प्रकार के परीक्षण पर जोर देकर, तीसरा है छात्रों को उनके अधिसंज्ञानात्मक ज्ञान और कौशल विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करके, चौथा विकल्प है इसका पूरे किए गए प्रत्येक कार्य के लिए विभिन्न प्रकार के पुनर्वलन प्रदान करके। इसका जो सही विकल्प है तीसरा, छात्रों को उनके अधिसंज्ञानात्मक ज्ञान कौशल विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करके। अगला प्रश्न है 15 नंबर प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण है। पहला विकल्प है इसका दूसरों के साथ प्रतिस्पर्धा से अभिप्रेरित अभिप्रेरणा, दूसरा है दूसरों की प्रशंसा प्राप्त करने से अभिप्रेरित अभिप्रेरणा, तीसरा है बाहरी पुरस्कारों से अभिप्रेरित अभिप्रेरणा, चौथा है व्यक्तिगत रुचि या कार्य के आनंद से अभिप्रेरित अभिप्रेरणा। इसका जो सही विकल्प है चौथा। अगला प्रश्न है 16 नंबर प्रश्न। प्रश्न है क्या किसी व्यक्ति का जैविक रूप से निर्धारित जेंडर अपने साथ वे सभी विशेषताएं लाता है जो किसी के सामाजिक रूप से निर्मित जेंडर को परिभाषित करती है। पहला विकल्प है विकास का स्थिर अस्थिर दृष्टिकोण, दूसरा योग्यता का अटल वृद्धिशील दृष्टिकोण, तीसरा विकल्प है प्रकृति परिवेश का विकास पर प्रभाव, चौथा है विकास का निरंतर विच्छिन्न दृष्टिकोण। इसका सही विकल्प है तीसरा, प्रकृति परिवेश का विकास पर प्रभाव। अगला प्रश्न है 17 नंबर प्रश्न। किसके दौरान एक प्रमुख विकासात्मक कार्य व्यक्तिगत यौन और व्यावसायिक पहचान की खोज है। पहला विकल्प है किशोरावस्था, दूसरा है मध्य वयस्कता, तीसरा है मध्य बाल्यावस्था, चौथा है प्रारंभिक बाल्यावस्था। इसका जो सही विकल्प है पहला किशोरावस्था। अगला प्रश्न 18 नंबर प्रश्न है अभिकथन और कारण से है। इसमें अभिकथन दिया गया है
बच्चे समाज के मूल्यों और मानदंडों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तरीकों से सीखते हैं। दूसरा है कारण इसमें समाजीकरण समाज के रीति रिवाजों और अनुष्ठानों को पारित करने की एक सरल प्रक्रिया है। इसके 4 विकल्प हैं। पहला विकल्प है ए सही है लेकिन आर गलत है। दूसरा ए और आर दोनों गलत हैं। तीसरा विकल्प है ए और आर दोनों सही हैं तथा ए की आर सही व्याख्या करता है। चौथा विकल्प है ए और आर दोनों सही हैं लेकिन ए की आर सही व्याख्या नहीं करता है। इसका जो सही विकल्प है चौथा। अगला प्रश्न 19 नंबर प्रश्न है जीन पियाजे से। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी क्षमता औपचारिक संक्रियात्मक सोच को मूर्त संक्रियात्मक सोच से भिन्न करती है? पहला विकल्प है वस्तु स्थायित्व, दूसरा है प्रतीकात्मक खेल, तीसरा अमूर्त तर्क, चौथा है संरक्षण। इसका जो सही विकल्प है तीसरा अमूर्त तर्क। अगला प्रश्न है 20 नंबर प्रश्न, ये भी जीन पियाजे से ही दिया गया है। जीन पियाजे की एक महत्वपूर्ण आलोचना यह है कि वह विकास पर किसके प्रभाव पर पर्याप्त रूप से विचार करने में विफल थे। पहला विकल्प है अनुभव, दूसरा है क्रिया, तीसरा परिपक्वता, चौथा है संस्कृति। इसका जो सही विकल्प है चौथा। अगला प्रश्न है 21 नंबर प्रश्न। प्रश्न है निम्नलिखित में से एक सही सुमेलित युग्म है। पहला विकल्प है कानून और व्यवस्था उन्मुखीकरण, मानवता के लिए सामाजिक न्याय के सिद्धांतों को कायम रखना। दूसरा विकल्प है सामाजिक अनुबंध उन्मुखीकरण का अर्थ है दूसरों की धारणा पर ध्यान। तीसरा विकल्प है दंड और आज्ञाकारिता उन्मुखीकरण का अर्थ है बुरे परिणामों से बचाव। चौथा है अच्छा लड़का अच्छी लड़की उन्मुखीकरण का अर्थ है अधिक से अधिक संख्याओं के लिए सबसे अच्छा। इसमें जो सही विकल्प है तीसरा। अगला प्रश्न है 22 नंबर प्रश्न, ये भी जीन पियाजे से ही दिया गया है। प्रश्न है जीन पियाजे और लेव वाइगोस्की के दृष्टिकोण में कौन सी मान्यता समान है? पहला विकल्प है संस्कृति का सीखने पर गहरा प्रभाव पड़ता है, दूसरा है बच्चों का विकास चरणों में होता है, तीसरा बच्चे अर्थ निर्माण की प्रक्रिया में शामिल होते हैं, चौथा विकल्प है भाषा संज्ञान को प्रभावित और निर्धारित करती है। इसका जो सही विकल्प है तीसरा, बच्चे अर्थ निर्माण की प्रक्रिया में शामिल होते हैं। अगला प्रश्न है 23 नंबर प्रश्न, जो लेव वाइगोस्की से लिया गया है। प्रश्न है लेव वाइगोस्की ने प्रस्तावित किया था कि पहला विकल्प बच्चों की सोच वयस्कों से गुणात्मक रूप से भिन्न होती है, दूसरा विकल्प है बच्चों में बहुत क्षमता होती है जिसमें वे कार्य भी शामिल होते हैं जिन्हें वे दूसरों के सहयोग से कर सकते हैं, तीसरा विकल्प है बच्चे अनियंत्रित पैदा होते हैं और समाज को उन्हें सामाजिक व्यवहार सिखाने की जरूरत है, चौथा विकल्प है बच्चों की सोच वयस्कों से मात्रात्मक रूप से भिन्न होती है। इसका जो सही विकल्प है दूसरा इसका सही विकल्प है। अगला प्रश्न है 24 नंबर प्रश्न, जो अभिकथन और कारण से है। इसमें अभिकथन है बुद्धि परीक्षण और विस्तारित अवलोकन के संचालन का उद्देश्य बच्चों की विशिष्ट आयाम और क्षमताओं में तुलना करना होना चाहिए। कारण है बुद्धिमत्ता एक जन्मजात क्षमता है और इसे पोषित नहीं किया जा सकता।
चार विकल्प है। पहला विकल्प है ए सही है लेकिन आर गलत है। दूसरा है ए और आर दोनों गलत है। तीसरा ए और आर दोनों सही है तथा एक ही आर सही व्याख्या करता है। चौथा है ए और आर दोनों सही है लेकिन एक ही आर सही व्याख्या नहीं करता है। इसका जो सही विकल्प है दूसरा, ए और आर दोनों ही गलत है। अगला प्रश्न है 25 नंबर प्रश्न। एक शिक्षिका जो अपने माध्यमिक स्कूल की कक्षा में सचेत रूप से सभी जेंडर के वैज्ञानिकों के उदाहरण लेती है, कोशिश करने पर कर सकती है कि वे पहला है जेंडर पहचान को सक्षम करे। दूसरा, जेंडर स्थिरता का निर्माण करे। तीसरा है जेंडर रूढ़ियों को तोड़े। चौथा विकल्प है जेंडर भेदभाव को मजबूत करे। इसका सही विकल्प है तीसरा। अगला प्रश्न है 26 नंबर प्रश्न। कथन और कारण का है। अभिकथन है इसमें सभी लड़कियां मेहनती और ईमानदार होती हैं जबकि लड़के बुद्धिमान और रोबदार होते हैं। कारण है दो विशिष्ट जैविक मस्तिष्क लड़कियों और लड़कों में शारीरिक और संज्ञानात्मक कौशल के साथ साथ व्यक्तिगत और स्वभाव में सभी मतभेदों का उत्पादन करते हैं। इसका जो सही विकल्प है दूसरा, ए और आर दोनों ही गलत हैं। अगला प्रश्न है 27 नंबर प्रश्न। विद्यार्थियों के सीखने की प्राथमिकताओं में व्यक्तिगत भिन्नताओं को किस रूप में देखा जाना चाहिए? पहला विकल्प है कुछ बच्चों में विकासात्मक कमियां। दूसरा, विविधता का सामान्य चित्रण। तीसरा, उनके अलग अलग बुद्धि लब्धि स्तरों का असामान्य मापदंड। चौथा, कुछ बच्चों में संज्ञानात्मक असामान्यता। इसका जो सही विकल्प है दूसरा। अगला प्रश्न है 28 नंबर प्रश्न। वह आकलन जो किसी विद्यार्थी के प्राप्त अंकों को अन्य विद्यार्थियों के औसत प्रदर्शन में तुलना करने के लिए किया जाता है कहलाता है। पहला विकल्प है मानक संदर्भित। दूसरा, आत्म संदर्भित। तीसरा, मापदंड संदर्भित। चौथा है प्रारूप संदर्भित। इसका जो सही विकल्प है पहला। अगला प्रश्न है 29 नंबर प्रश्न। कक्षा आकलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला विकल्प है आकलन को छात्रों की अध्ययन करते समय संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं को प्रभावित करना चाहिए। दूसरा है आकलन को अपने आप से सीखने के अनुभव के रूप में काम करना चाहिए। तीसरा, आकलन को छात्रों को सीखने के लिए डर और तनाव पैदा करना चाहिए। चौथा है आकलन मानकीकृत और मानक संदर्भित होने चाहिए। इसका जो सही विकल्प है चौथा। इसमें पहला और दूसरा सही है, तीसरा और चौथा गलत है। अगला प्रश्न है 30 नंबर प्रश्न। प्रश्न दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न विद्यार्थियों के उच्च स्तरीय आलोचनात्मक और विश्लेषणात्मक चिंतन कौशल को बढ़ावा देगा? पहला विकल्प है अखबारों के लेख पढ़ें और नए बच्चों की सूची बनाएं। दूसरा, अखबार का लेख पढ़ें और एक उपयुक्त शीर्षक के बारे में सोचें। तीसरा है एक ही घटना को दर्शाने वाले दो अखबारों के लेखों में निहित मान्यताओं की पहचान करें। चौथा विकल्प है एक विशिष्ट अखबार के लेख में उल्लिखित संज्ञाओं को पहचान। इसका सही विकल्प है तीसरा। हम लोगों ने सीडीपी के 30 प्रश्नों को देख लिया। अब हम लोग देखेंगे हिंदी में जो भी प्रश्न आए हुए थे। हिंदी में 91 से लेकर 120 तक हिंदी के प्रश्न दिए गए हैं। इसमें एक गद्यांश है। इसमें ये पद्यांश दिया गया है।
इसी से इन प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। पहला प्रश्न है, नागों का गुण नहीं है। पहला विकल्प है घुमक्कड़ होना, दूसरा निर्भय होना, तीसरा विषैला होना, चौथा है कुटिल होना। इसका जो सही विकल्प है पहला घुमक्कड़ होना। अगला प्रश्न है 92 नंबर प्रश्न है, भिन्न शब्द चुनिए। पहला विकल्प है कोमलता, दूसरा मानवता, तीसरा दानवता, चौथा है कुटिल। इसका जो सही विकल्प है चौथा। अगला प्रश्न है 93 नंबर प्रश्न है, हो अधीर मत मानवते में अलंकार है। पहला विकल्प मानवीकरण, दूसरा है उपमा, तीसरा रूपक, चौथा विकल्प है उत्प्रेक्षा। इसका सही विकल्प है पहला मानवीकरण अलंकार है इसमें। अगला प्रश्न 94 नंबर प्रश्न है, कवि अपने मन को अधीर होने से क्यों रोक रहा है। पहला विकल्प है क्योंकि धुआं ही धुआं है, दूसरा क्योंकि धरती ही कोमल किरण जूझ रही है, तीसरा है क्योंकि नाग घूम रहे हैं, चौथा है क्योंकि दानवता की चमू खिलखिला रही है। इसका सही विकल्प है दूसरा। अगला प्रश्न है 95 नंबर प्रश्न, छा हरा चतुर्दिक विकट धूम का आशय है। पहला विकल्प है चारों दिशाओं में भयंकर धुआं, दूसरा है चारों ओर बहुत अधिक धुआं, तीसरा है चारों कोनों में बहुत अधिक धुआं, चौथा है चारों ओर बहुत कम धुआं। इसका जो सही विकल्प है पहला। अगला प्रश्न है 96 नंबर प्रश्न है, बचाव घ्राण कहाँ है। पहला विकल्प है दानवता की चमू सजने में, दूसरा कुटिल नागों के घूमने में, तीसरा शेष बचे भागों में, चौथा है कोमल किरण के जूझने से। इसका जो सही विकल्प है चौथा। अगला प्रश्न है 97 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा भाषा की कक्षा में साहित्यिक पठन सामग्री के अध्ययन के बारे में सही नहीं है। पहला विकल्प है साहित्यिक पठन सामग्री समालोचनात्मक चिंतन और विमर्श विकसित करती है, दूसरा साहित्यिक पठन सामग्री सराहना और आनंद के लिए है, तीसरा है साहित्यिक पठन सामग्री का प्रयोग व्याकरण शिक्षण के लिए किया जाना चाहिए, चौथा है साहित्यिक पठन सामग्री भाषा अधिगम के लिए सांस्कृतिक निवेश है। इसका सही विकल्प है तीसरा। इसके बारे में यह सही कथन नहीं है। अगला प्रश्न है 98 नंबर प्रश्न है, कक्षा 6 के विद्यार्थी नवीन को पाठ्य सामग्री के पठन में कठिनाई महसूस होती है। अध्यापक उसे कुछ सरल स्तर की पाठ्य सामग्री पढ़ने के लिए देता है। अध्यापक उसके लिए साझा पठन सत्रों का भी आयोजन करता है। अध्यापक द्वारा दी जा रही इस मदद को क्या कहा जाएगा। पहला विकल्प है मानस मंथन, दूसरा है मेल मिलाप करवाना, तीसरा पठन तत्परता, चौथा अवलंबन। इसका जो सही विकल्प है चौथा, इसके फोल्डिंग। अगला प्रश्न है 99 नंबर प्रश्न, भाषा शिक्षण अधिगम का कौन सा उपागम इस मत में विश्वास करता है कि भाषा एक आदत है। पहला विकल्प है प्राकृतिक उपागम, दूसरा है सहयोगात्मक भाषा अधिगम, तीसरा श्रव्य भाषावाद, चौथा है संप्रेषणात्मक भाषा शिक्षण। इसका जो सही विकल्प है तीसरा, श्रव्य भाषावाद। अगला प्रश्न 100 नंबर प्रश्न है, एक बच्चे को अपठित गद्य खंड पढ़ने के लिए दिया गया है। बच्चे को इस पढ़कर उस गद्य खंड के नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर देने हैं। इस प्रकार के पठन को किस रूप में जाना जाता है। पहला विकल्प है
सरसरी तौर पर पठन, दूसरा विस्तृत विस्तृत पठन, तीसरा है बारीकी से पठन, चौथा है विशिष्ट पठन। इसका सही विकल्प है चौथा विशिष्ट पठन। अगला प्रश्न है 101 नंबर प्रश्न। एक अध्यापक विद्यार्थियों को 5 चित्र दिखाता है और इन चित्रों के आधार पर कहानी लिखने के लिए कहता है। यह गतिविधि किसका उदाहरण है? पहला विकल्प है साझा पठन, दूसरा है रचनात्मक लेखन, तीसरा दिखाओ और बताओ, चौथा है जिग्सा सुलेख। इसका सही विकल्प है दूसरा रचनात्मक लेखन। अगला प्रश्न 102 नंबर प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा में प्रदर्शन आधारित आकलन की विशेषता है? पहला विकल्प है संदर्भ रहित परीक्षण प्रश्न, दूसरा है संदर्भ सहित संप्रेषणात्मक कार्य, तीसरा है बहुवैकल्पिक प्रश्न, चौथा है अंतःक्रिया के बिना प्रदर्शन। इसका सही विकल्प है दूसरा। अगला प्रश्न है 103 नंबर प्रश्न। पठन के बारे में दिए गए कथन पर विचार कीजिए। पहला है पठन केवल अक्षर ध्वनि संबंध की समझ और शब्दों को सही प्रकार से उच्चारित करना भर है। दूसरा है पठन अर्थ तक पहुंचने के लिए संकेतों को डिकोड करना है। 4 विकल्प हैं। पहला है बी सही है लेकिन ए गलत है, दूसरा ए और बी दोनों गलत हैं, तीसरा है ए और बी दोनों सही हैं, चौथा विकल्प है ए सही है लेकिन बी गलत है। इसका सही विकल्प है पहला, बी सही है लेकिन ए गलत है। अगला प्रश्न है 104 नंबर प्रश्न। एक अध्यापक को अपने विद्यार्थियों के श्रवण कौशल का आकलन करना है। श्रवण आकलन हेतु वह किस गतिविधि का चयन कर सकता है? पहला विकल्प है अध्यापक बच्चों को कहानी पढ़ने के लिए कहता है और इसके बाद बोध आधारित प्रश्न पूछता है। दूसरा है अध्यापक शब्द संपदा आधारित कार्य करने के लिए देता है। तीसरा है बच्चों को उनकी मौखिक प्रस्तुति के आधार पर श्रेणी देना। चौथा विकल्प है अध्यापक कहानी सुनाता है और इसके बाद बोध आधारित प्रश्न पूछता है। इसका सही विकल्प है चौथा। अगला प्रश्न है 105 नंबर प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा भाषा में अर्थ के पहलुओं से संबंधित है? पहला विकल्प है वाक्य विन्यास, दूसरा है आकृति मूलक, तीसरा स्वनिम, चौथा है अर्थग्राम। इसका सही विकल्प है चौथा। अगला प्रश्न है 106 नंबर प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा भाषा अधिगम का सिद्धांत नहीं है? पहला विकल्प है भाषा संप्रेषण के लिए एक उपकरण है, दूसरा भाषा व्याकरण की संरचना नियमों के कंठस्थीकरण के माध्यम से सीखी जाती है, तीसरा भाषा अधिगम में कौशल और ज्ञान दोनों में ही निपुणता शामिल है, चौथा है विद्यार्थियों की अधिगम के प्रति उपागमों की अपनी अपनी प्राथमिकता हो सकती है। इसका सही विकल्प है दूसरा। अगला प्रश्न 107 नंबर प्रश्न है। कक्षा 6 का एक अध्यापक श्यामपट्ट के बिल्कुल मध्य में एक शब्द लिखता है और शिक्षार्थियों से उन सभी शब्दों के बारे में सोचने विचारने के लिए कहता है जो मध्य में लिखे इस शब्द से संबंधित हो। इस गतिविधि का मुख्य उद्देश्य क्या है? पहला विकल्प है व्याकरण के प्रति समझ बनाना, दूसरा पठन कौशल समृद्ध करना, तीसरा लेखन कौशल समृद्ध करना, चौथा विद्यार्थियों की शब्द संपदा में सुधार करना। इसका सही विकल्प है चौथा। अगला प्रश्न है 108 नंबर प्रश्न जो अभिकथन और कारण से है। अभिकथन है इसमें शुरुआती वर्षों में भाषाओं के अधिगम में देरी करना बच्चों के लिए नई भाषाओं के अर्जन में कठिनाई पैदा करता है। कारण है इसमें
बच्चों के शुरुआती वर्ष भाषा अर्जन के लिए बहुत ही संवेदनशील अवधि होती है। 4 विकल्प हैं। इसका जो सही विकल्प है तीसरा, ए और आर दोनों सही हैं। आर ए की सही व्याख्या करता है। अगला प्रश्न है 109 नंबर प्रश्न। बहुभाषावाद के संदर्भ में बुनियादी चरण के राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2022 का एक मुख्य सिद्धांत है। पहला विकल्प है बहुभाषावाद के संज्ञानात्मक और सामाजिक सांस्कृतिक दोनों ही लाभ हैं। दूसरा, बच्चों को अपने घर की भाषा भूलने में मदद करनी चाहिए और विद्यालय का मुख्य केंद्र इस बात पर होना चाहिए कि बच्चे विद्यालय की भाषा सीखें। दूसरा है कक्षा की बहुभाषिक प्रकृति पाठचर्या के प्रभावशाली संप्रेषण में अवरोधक के रूप में कार्य करती है। चौथा है बच्चे अपने शुरुआती वर्षों में नाना प्रकार की मौखिक भाषाएं नहीं सीख पाते हैं। इसका जो सही विकल्प है पहला, ये सभी गलत हैं। अगला प्रश्न है 110 नंबर प्रश्न। कुछ वाक समुदायों में एक ही भाषा के विविध प्रकार साथ साथ विद्वान हैं। सभी प्रकारों के सामाजिक कार्यों की विशिष्ट श्रृंखला है। इस स्थिति को किस रूप में वर्णित किया जाएगा? पहला विकल्प है द्विभाषारूपिता, दूसरा है बोली, तीसरा कोड मिश्रण, चौथा है प्रयुक्ति। इसका जो सही विकल्प है पहला। अगला प्रश्न 111 नंबर प्रश्न है। बच्चे अपने अपने जोड़ीदार के साथ कार्य करते हैं। एक पाठ सामग्री को 2 खंडों में विभाजित किया जाता है। एक बालक अपनी पाठ सामग्री अपने जोड़ीदार को पढ़कर सुनाता है और दूसरा बालक उसे सुनकर लिखता है। फिर दोनों समूची पाठ सामग्री पर कार्य करते हैं। इस गतिविधि को क्या कहेंगे? पहला है आंशिक श्रुतलेख, दूसरा है कथावाचन, तीसरा जारी रखने वाला श्रुतलेख, चौथा है शब्दजाल। इसका सही विकल्प है पहला। अब यह गद्यांश दिया गया है जिसमें 112 से लेकर 120 तक के प्रश्न इसी से दिए गए हैं। 112 नंबर प्रश्न है, गद्यांश के अनुसार अनुभव सिद्ध समुदाय का अंग नहीं है। 4 विकल्प हैं। इसका जो सही विकल्प है तीसरा, वयोवृद्ध वैज्ञानिक। अगला प्रश्न 113 नंबर प्रश्न है, भिन्न शब्द चुनिए। 4 विकल्प हैं। इसका जो सही विकल्प है तीसरा। अगला प्रश्न 114 नंबर प्रश्न है, कुदरती संसाधनों के उपयोग की मर्यादा का आशय है। पहला विकल्प है विकास के लिए कुदरती संसाधनों का दोहन, दूसरा है आवश्यक होने पर ही कुदरती संसाधनों का उपयोग, तीसरा है मनमर्जी में संसाधनों का उपयोग, चौथा है कुदरती संसाधनों का अनाप शनाप उपयोग। इसका सही विकल्प है दूसरा। अगला प्रश्न है 115 नंबर प्रश्न, लोकोन्मुखी का संधि विच्छेद है। 4 विकल्प हैं। इसका जो सही विकल्प है पहला, लोक प्लस उन्मुखी। अगला प्रश्न 116 नंबर प्रश्न है, किसकी परंपरा का वर्णन नहीं है? पहला विकल्प है लोकगीत, दूसरा है लोक शास्त्र, तीसरा लोक साहित्य, चौथा है लोक विज्ञान। इसका जो सही विकल्प है पहला, लोकगीत। अगला प्रश्न है 117 नंबर प्रश्न, मौखिक परंपरा की विशेषता नहीं है। पहला विकल्प है शिक्षा का पीढ़ी दर पीढ़ी चलना, दूसरा किताबों की जरूरत, तीसरा है शिक्षा का कंठस्थ होना, चौथा है शिक्षा का पीढ़ियों तक जीवित रहना। इसका जो सही विकल्प है दूसरा। अगला प्रश्न है 118 नंबर प्रश्न, लोकशाला के लिए उचित वक्तव्य है। पहला है शिक्षा उदस्थ फिर हृदयस्थ होती है, दूसरा है
समाज से इसके लिए शुल्क की लिया जाता है। तीसरा है यह स्वावलंबी और एवं निःशुल्क शिक्षा देती थी। चौथा है परिवार एक से अधिक ग्रंथों को जीवित रखता। इसका जो सही विकल्प है तीसरा। अगला प्रश्न है 119 नंबर प्रश्न है लोकशाला के संदर्भ में किस बात की जरूरत नहीं है। पहला विकल्प है लोकशालाओं में कितनी किताबी ज्ञान देने की। दूसरा है लोकशालाओं में अनुभवी लोगों को बुलाने की। तीसरा है लोकशालाएं स्थापित करने की। चौथा लोकोन्मुखी बनने की। सही विकल्प है इसका पहला। अगला प्रश्न है 120 नंबर प्रश्न लोकशाला में क्या सीखने को मिलेगा। 4 विकल्प हैं। इसका जो सही विकल्प है चौथा। कैसी लगी आप सभी को यह क्लास कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को शेयर करें, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।